हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट करने वाले हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में रेवेन्यू रिसीट के बारे में पढ़ा था। और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है स्टूडेंट्स? जिसकी वजह से कोई एसेट ना ही कम होती है और ना ही लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पॉइंट्स आपको दिए हुए थे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स रेवेन्यू और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज की क्लास में हम टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट की जो कमाई होती है टैक्स के थ्रू, उसके बारे में अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो, उसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसीट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, जितना भी टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, चाहे वो टैक्स लगाती है या ड्यूटीज़ लगाती है, देखिए कस्टम ड्यूटी होती है, ये अगर आप विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं तो उस पर लगती है। तो ऐसी कोई भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है स्टूडेंट्स, तो उसका सम टोटल टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। उसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये टैक्स तो देना होगा, लेकिन इसके बदले में आपको पर्टिकुलरली जिस आदमी से टैक्स लिया है, अगर वो ऐसा कहता है कि मैंने टैक्स दिया है तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप मुझे फ़ायदा पहुंचाओ, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो टैक्स होता है, ये गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करना है, इसको कहाँ पे इसका पैसा लगाना है, वो गवर्नमेंट खुद देखती है इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये जो टैक्स है, मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ लेकिन इसका फ़ायदा मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। तो आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन टैक्स आपको देना होगा। स्टूडेंट्स, टैक्स जो होता है वो मेनली दो तरीके के होते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनना, ये वाला टॉपिक ये एग्जाम में आता है। अगर आपको पहले से पता है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए। तो द टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर ये टैक्स लगाती है, वही व्यक्ति उस टैक्स को पे करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, आपके घर में अगर कोई ना कोई कोई पर्सन है जो जॉब करते होंगे, और वो भी कॉरपोरेट सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उनकी जब भी सैलरी स्लिप आती होगी तो वो इनकम टैक्स डिडक्ट होके आती होगी। स्टूडेंट्स, आपने कभी पता किया होगा और इसके बारे में सबने सुना ही होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जिससे टैक्स ले रही है, जिसको बोल रही है टैक्स देने के लिए, वही टैक्स दे रहा है डायरेक्टली, कोई बीच में पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। तो उसी को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये कैसे इनडायरेक्ट टैक्स है स्टूडेंट्स? होता क्या है, इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पर्सन मान लेते हैं ए है। ठीक है, अच्छा, ये जो पर्सन ए है वो कोई सामान बनाता है। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कोई भी सामान, आप एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, तो पर्सन जो ए है वो प्रोड्यूसर मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, अब इसने कोई भी सामान बनाया है, मान लेते हैं इसने फिलहाल, ये किसान था तो इसने गेहूँ उगाए हैं। ठीक है, और जो गेहूँ उगाए हैं उसने, वो 50 रुपीज़ पर केजी, ₹50 पर केजी के हिसाब से ये बेचता है। किसको बेचता है? बी को बेचता है। ठीक है, तो बी क्या हो गया? परचेजर हो गया गेहूं का। तो देखिए, ए ने 50 रुपये किलो गेहूं जो था वो बी को बेच दिया। अब बी क्या काम करता है स्टूडेंट्स? बी है ना, इस गेहूं को पीसता है बस। ठीक है, मतलब गेहूं का वीट तैयार करता है, आटा तैयार करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बी ने जब आटा तैयार कर दिया तो वो क्या बोलता है कि देखिए, मैंने 50 रुपये का गेहूं लिया था, उसके बाद मान लेते हैं कि इसमें 30 रुपीज़ की मेहनत मैंने भी की है, तो मैं इसको यहाँ पर 80 रुपीज़ में बेचता हूँ। ठीक है, 80 रुपीज़ में मैं अगले आदमी को बेचूंगा जिसको यहाँ से आटा चाहिए होगा। अब यहाँ पे आते हैं ब्रेड बनाने वाले। ठीक है, तो एक आदमी आता है सी, जिसके पास ब्रेड बनाने की या केक बनाने की फैक्ट्री है, या बिस्किट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने इससे कितने में ख़रीदा? 80 रुपीज़ में ख़रीदा, और ये बोलता है कि ब्रेड बनाने के बाद मैं इसको बेचूंगा 150 रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसका वैल्यू बढ़ाई है ब्रेड बना के। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स देखिए होता क्या, अच्छा अब ये 150 में किसको बेचेगा भाई, कंज्यूमर आ गया अब यहाँ पे, ठीक है, तो डी जो हो गया वो कंज्यूमर है। तो ये एक तरह की साइकिल चलती है, चेन चलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ने कितने पे किए, 150 रुपीज़। अच्छा अब क्या यहाँ पर 50 रुपीज़ जो था, यहाँ पे टैक्स की तो बात ही नहीं हुई, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोड्यूसर से, गवर्नमेंट अभी तक यहाँ नहीं थी लेकिन अब गवर्नमेंट आती है और बोलती है देखिए किसान ने जो भी पैसा कमाया है यहाँ पे अपने गेहूँ बेचकर, उस पे मैं 10 रुपये का टैक्स लेती हूँ, सरकार बोलती है, ठीक है। तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 60 रुपीज़ हो गई, पहले 50 में बेच रहा था तो अब 60 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए ने जो भी कमाई की है उसमें 10 रुपये उसको देने पड़ जाएंगे सरकार को बेसिकली, ठीक है। और ये बी के लिए महंगा हो जाएगा, क्यों, जो ए है ना, जो 10 रुपये उसके सरकार ने लिए हैं वो खुद नहीं देगा, वो क्यों बोलेगा, वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा, तो वो कहेगा कि हम इस पैसे को नहीं देंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो नेक्स्ट आदमी जिसने लिया है हमसे उससे मैं 10 रुपये और ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये लो, इसने अपना बोझ है ना इस पे डाल दिया 10 रुपये का, तो सरकार ने इससे पैसे लिए थे, तो ये बोलता है कि ठीक है आप मुझसे तो ले लो लेकिन वही वैल्यू मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो इसको 80 की जगह 90 में बेचूंगा। अब बी भी यही बोलेगा, बी बोलेगा कि 150 में बेच रहा था तो ये लो मैं इसमें भी 10 रुपये ऐड कर देता हूँ, तो कंज्यूमर को फाइनली 10 रुपये महंगे में। अब सी भी यही बोलेगा, सी क्या बोलेगा कि अब मैं अपना बोझ जो है वो सीधा कंज्यूमर पे डालता हूँ, तो ये 150 रुपये का जो बैट पहले पड़ रहा था वो 10 रुपये और महंगा पड़ेगा। तो हुआ ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बोझ ट्रांसफ़र किया जा रहा है और फाइनली जो बोझ पड़ता है वो कंज्यूमर पर ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने मांगा तो इससे, लेकिन फाइनली दिया किसने, डी ने, तो इसने अपना बोझ ट्रांसफ़र करते करते डी तक पहुँचा दिया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने जिससे टैक्स मांगा और जिसने टैक्स दिया वो दो अलग अलग लोग थे। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर दो तरीके के टैक्स के बारे में मैंने आपको समझाया है। अब थोड़ा सा और टाइम लेके स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, आपको वो एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, देखिए डायरेक्ट टैक्स आर लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स पे और कंपनीज़ के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल जैसे कि इनकम टैक्स हो गया और कंपनीज़ के ऊपर कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है, याद रखिएगा कॉरपोरेट टैक्स। तो ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है भाई हमारा हिस्सा पहले दो, जो कि कॉरपोरेट टैक्स होता है। अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आर लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ज़्यादातर डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, किसी इंडिविजुअल पे नहीं होता स्टूडेंट्स, ये सभी को देना पड़ता है। अब कोई भी सामान एक दुकान से चाहे कोई भी व्यक्ति खरीदे, चाहे 100 लोग उसको खरीदें, तो 100 के 100 लोग चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि किसी के पास पैसा कम है या ज़्यादा है, टैक्स अगर लगेगा तो सब पे लगेगा, ठीक है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो गवर्नमेंट इसके ज़रिए सभी से टैक्स वसूलती है। अच्छा दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है शिफ्ट ऑफ बर्डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी मैंने बात की ना अपने बोझ को, बर्डन मतलब क्या होता है, बोझ, तो अपने बोझ को क्या किसी और पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द बर्डन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट इज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट होता है असर, है ना। तो इसका मतलब जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है, जैसे डी वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, और इंसिडेंस जो होता है जो ए वाला था, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मैं बस आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। इम्पैक्ट मतलब होता है जिस पे असर पड़ रहा है, और इंसिडेंस मतलब होता है जिससे मांगा गया था। तो यहाँ पर इंसिडेंस भी ए है और इम्पैक्ट भी ए ही है, क्योंकि सेम पर्सन से लिया जाता है इनकम टैक्स। अच्छा द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, दैट इज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन। तो जिस पे असर पड़ता है और जिससे मांगा गया था ये अलग अलग पर्सन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा पॉइंट आपको समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर, तो यहाँ पर इसके नेचर के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए लिखा है दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्तिगत रूप से लगाए जाते हैं, इंडिविजुअल के हिसाब से लगाए जाते हैं,
और ज़्यादातर जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा लिया जाता है, जिसकी सैलरी कम होती है उससे कम लिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी अभी ही बजट आया था थोड़े दिन पहले, तो उसमें यहाँ पे लिखा था जिस व्यक्ति की सैलरी 10 लाख रुपीज़ पर ईयर है, ठीक है ना, एनुअली पर ईयर, तो उसको 10% का टैक्स देना होगा। और वहीं अगर जिसकी 15 लाख पर ईयर है तो उसको 15% का देना होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो ज़्यादा कमाता है गवर्नमेंट उससे टैक्स भी ज़्यादा लेती है। गवर्नमेंट का ये मानना होता है कि इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमा रहा है उससे टैक्स भी ज़्यादा लेनी चाहिए, ताकि वो सब्सिडी के थ्रू या डिस्काउंट के थ्रू गरीब लोगों की मदद कर सके। तो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, बढ़ता कम रहता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि कितनी इनकम है। दे आर जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें ये नहीं देखा जाता कि किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है, कौन अमीर है कौन गरीब है, ठीक है। अब एक पैकेट आप बिस्किट्स का ले लेते हैं या एक पैकेट मैगी का भी ले आते हैं आप, तो उसमें आप देखेंगे जो टैक्स लगा होता है पीछे, वहाँ पे लाइन लिखी होती है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब है उसमें सारे टैक्सेस मिले हुए हैं और वो गरीब आदमी को भी उतने का ही मिलता है जितना अमीर आदमी को मिलता है। तो प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है। लास्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कवरेज, मतलब गवर्नमेंट की पहुंच कहाँ कहाँ तक होती है। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवरेज थोड़ी सी कम होती है डायरेक्ट टैक्स के मामले में, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों से डायरेक्ट टैक्स ले सकती है जो एक तो कॉरपोरेट सेक्टर में हो, और बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं जो ऐसे ऑफिसेज में जाते हों जो रजिस्टर्ड ऑफिस हों, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दे हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर अब जैसे किसान है, फॉर एग्जांपल किसान हो गया, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई और व्यक्ति हो गया, जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया या कोई छोटा मोटा काम करने वाला फ्रूट सेलर ही हो गया, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं ले पाती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स नहीं ले पाती है गवर्नमेंट उनसे। अब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कई सब्जी बेचने वाले या फ्रूट्स बेचने वाले होंगे, आपके आसपास कोई एरिया होगा जहाँ मार्केट लगती होगी, वीकली मार्केट जैसे होता है, तो वहाँ पर जो पेमेंट होती है आप कैश में करके आ जाते हो, लेकिन गवर्नमेंट उनसे इनकम टैक्स नहीं ले पाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक कैजुअल एरिया में काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, प्रोफेशनल एरिया में काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ज़्यादा सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गवर्नमेंट सभी सेक्शंस तक पहुँच सकती है, क्योंकि जो सामान बनेगा गवर्नमेंट को पता है इतना सामान बना है, तो इस पर मैं टैक्स लगा देती हूँ, जिससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली से रिलेटेड व्यक्ति है, चाहे वो आंध्र प्रदेश में रहता है, चाहे वो मिज़ोरम मणिपुर में रहता है, उसको सभी को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही उस चीज़ पे टैक्स लगा दिया है। तो जो भी बेचने वाला होगा वो फाइनली अपना टैक्स तो लेगा ही लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है टैक्स से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है यहाँ पे आपको बताने की, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। तो नेक्स्ट टाइम से अच्छा कुछ एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो गए, एक तो इनकम टैक्स मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स, और दूसरा आप यहाँ पे वेल्थ टैक्स भी लिख सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी और पैसे के ऊपर भी टैक्स लगता है, तो ये वेल्थ टैक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ टैक्सेस होते हैं। उसके अलावा यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो जीएसटी हो गया स्टूडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पर कस्टम ड्यूटी भी हो जाता है। कस्टम ड्यूटी मतलब अगर विदेश से कोई पैसा आप मंगवा रहे हैं, विदेश से कोई सामान मंगवा रहे हैं सॉरी, तो ऐसे में कस्टम ड्यूटी आपको पे करना होता है। गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि विदेशी सामान है तो इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होगा टैक्स के रूप में। तो ये सभी पे लगता है जो भी उससे उसको मंगवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाली क्लासेस में हम करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।